1 जुलाई 2024 की तारीख देश में एक ऐसे बदलाव की तारीख के रूप में दर्ज हो गई जिसने अंग्रेजी शासनकाल के कानूनों को पूर्ण रूप से विदाई दे दी है। आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आ गए हैं और 1 जुलाई को दर्ज हुई सभी एफआईआर इन्हीं नए कानून के तहत हुई हैं। अब ये जानना भी तो दिलचस्प है कि आखिर इन कानूनों में खास क्या है। आखिर क्यों पुराने कानूनों में बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए 3 व्यवस्था में बदलाव किया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं विस्तार से। परिवर्तन नहीं, जरा सा बदली पूरी कानूनी भाषा। देश में 1 जुलाई 2024 की तारीख उस इतिहास के रूप में दर्ज हो गई है जिस दिन कानून की भाषा पूरी तरह से बदल गई। इस दिन 3 नई कानूनी प्रक्रिया अस्तित्व में आई है। यानी न सिर्फ आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव आ गया है, बल्कि ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को पूरी तरह से विदाई दे दी गई। अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आमूलचूल बदलाव कर दिए गए। और सबसे खास बात यह है कि इन्हीं कानूनों के तहत आज पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई। दिल्ली में दर्ज हुई पहली एफआईआर में क्या खास है, इसे भी देखिए। खास बात यह है कि आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगा। इन तीनों नए कानून के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इसमें कई नई धाराएं शामिल की गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है, कुछ हटाई गई हैं। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफ़ी बदलाव होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहला केस बाइक की चोरी का ग्वालियर में दर्ज हुआ है, इसलिए यहाँ भी दर्ज हुए नए केस में धाराएं आईपीसी से बिल्कुल अलग हैं। ग्वालियर जिले में जो हजीरा थाना है उसके अंतर्गत 0024 बजे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सौरभ नरवेरिया नामक एक युवक है, इनने आकर रिपोर्ट की थी कि इनकी मोटरसाइकिल चोरी चली गई है। तो इसके आधार पर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 और उपधारा 2 है उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन उसका किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कानून बदलने से व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा और प्रशासन पर कितना दबाव दिखेगा? इस प्रश्न का उत्तर इस बदलाव के बिंदुओं से समझिए। पहला बदलाव है 0 एफआईआर, दूसरा बदलाव है ऑनलाइन शिकायत, तीसरा बदलाव है एसएमएस के जरिए समन भेजना, चौथा बदलाव है अपराध स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी और 5वां बड़ा बदलाव है पुलिस थाना आने से छूट। यानी महिला, 15 से कम आयु के बच्चे, 60 वर्ष आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमारी से पीड़ित लोगों को थाना आने की जरूरत नहीं रह जाएगी और वो अपने स्थान पर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी नए कानूनों के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से न सिर्फ घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, बल्कि पुलिस भी त्वरित कार्रवाई के लिए जवाबदेह हो जाएगी। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। इन नए कानूनों की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि आम लोग या कुछ परिस्थितिवश खास लोगों को इससे फायदा हो, बल्कि इन कानूनों की जरूरत न्याय प्रक्रिया में तेजी के लिए भी है। यानी नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में जल्द कार्रवाई होगी। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहीं मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला भी आ जाएगा। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज करने के नियम तय हो गए हैं और दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी 7 दिनों के अंदर देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नए कानूनों में संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित भी किया गया है, जिसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह लगेगा। इसके अलावा सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराना अनिवार्य हो गया है। वहीं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय भी जुड़ चुका है।
जिसमें बच्चे की खरीद फरोख्त जघन्य अपराध होगा और नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जुड़ चुका है। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। इस नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र अहम सूचना आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी आरोपी के अधिकारों को भी बेहतर बनाया गया है। 1 जुलाई 2024 की तारीख देश में एक ऐसे बदलाव की तारीख के रूप में दर्ज हो गई जिसने अंग्रेजी शासनकाल के कानूनों को पूर्ण रूप से विदाई दे दी है। आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आ गए और 1 जुलाई को दर्ज हुई सभी एफआईआर इन्हीं नए कानून के तहत हुई हैं। अब ये जानना भी तो दिलचस्प है कि आखिर इन कानूनों में खास क्या है। आखिर क्यों पुराने कानूनों में बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए 3 व्यवस्था में बदलाव किया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं विस्तार से। परिवर्तन नहीं, जरा सा बदली पूरी कानूनी भाषा। देश में 1 जुलाई 2024 की तारीख उस इतिहास के रूप में दर्ज हो गई है जिस दिन कानून की भाषा पूरी तरह से बदल गई। इस दिन 3 नई कानूनी प्रक्रिया अस्तित्व में आई है। यानी न सिर्फ आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव आ गया है, बल्कि ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को पूरी तरह से विदाई दे दी गई। अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आमूलचूल बदलाव कर दिए गए। और सबसे खास बात यह है कि इन्हीं कानूनों के तहत आज पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई। दिल्ली में दर्ज हुई पहली एफआईआर में क्या खास है, इसे भी देखिए। खास बात यह है कि आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगा। इन तीनों नए कानून के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इसमें कई नई धाराएं शामिल की गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है, कुछ हटाई गई हैं। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफ़ी बदलाव होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहला केस बाइक की चोरी का ग्वालियर में दर्ज हुआ है, इसलिए यहाँ भी दर्ज हुए नए केस में धाराएं आईपीसी से बिल्कुल अलग हैं। ग्वालियर जिले में जो हजीरा थाना है उसके अंतर्गत 0024 बजे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सौरभ नरवेरिया नामक एक युवक है, इनने आकर रिपोर्ट की थी कि इनकी मोटरसाइकिल चोरी चली गई है। तो इसके आधार पर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 और उपधारा 2 है उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन उसका किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कानून बदलने से व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा और प्रशासन पर कितना दबाव दिखेगा? इस प्रश्न का उत्तर इस बदलाव के बिंदुओं से समझिए। पहला बदलाव है 0 एफआईआर, दूसरा बदलाव है ऑनलाइन शिकायत, तीसरा बदलाव है एसएमएस के जरिए समन भेजना, चौथा बदलाव है अपराध स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी और 5वां बड़ा बदलाव है पुलिस थाना आने से छूट। यानी महिला, 15 से कम आयु के बच्चे, 60 वर्ष आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमारी से पीड़ित लोगों को थाना आने की जरूरत नहीं रह जाएगी और वो अपने स्थान पर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी नए कानूनों के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से न सिर्फ घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, बल्कि पुलिस भी त्वरित कार्रवाई के लिए जवाबदेह हो जाएगी। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत
दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। इन नए कानूनों की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि आम लोग या कुछ परिस्थितिवश खास लोगों को इससे फायदा हो, बल्कि इन कानूनों की जरूरत न्याय प्रक्रिया में तेजी के लिए भी है। यानी नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में जल्द कार्रवाई होगी। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहीं मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला भी आ जाएगा। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज करने के नियम तय हो गए हैं और दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी 7 दिनों के अंदर देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नए कानूनों में संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित भी किया गया है, जिसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह लगेगा। इसके अलावा सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराना अनिवार्य हो गया है। वहीं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय भी जुड़ चुका है, जिसमें बच्चे की खरीद फरोख्त जघन्य अपराध होगा और नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जुड़ चुका है। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। इस नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र अहम सूचना आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी आरोपी के अधिकारों को भी बेहतर बनाया गया है।